तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। जो लाइंस की इक्वेशंस होती हैं उसमें सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू mx प्लस सी देखा है, जो कम यूज़ होता है अभी के लेवल पर, आगे बहुत यूज़ होता है। 11th में जितने आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x वन। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है जब पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है, और जब दो पॉइंट दिए हुए हैं तो लाइन की इक्वेशन होती है प्रशांत, क्या होती है? अगर दो पॉइंट्स दिए x1 y1 और x2 y2, क्या होती है? लाइन की इक्वेशन। ये तो स्लोप आ गया। रिवाइज किया था, बताइए। x माइनस है, हाँ याद कर लीजिए, ठीक है। तो हाँ m तो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x वन होता है, और m की वैल्यू हमें पता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x वन, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, लिखिए, हेडिंग डालिए। लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। फोर्थ टाइप है ये। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो देखिए इंटरसेप्ट क्या होता है, तो इस इंटरसेप्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो। तो हमने एक इंटरसेप्ट देखा था, दैट इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे कोई भी लाइन है तो ऐसा जरूर होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कम से कम किसी को तो एक बार कट करेगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है जिसने एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया है और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर कट किया है, ठीक है। अगर ये वाली लेंथ a है और ये वाली लेंथ b है, ठीक है, तो इनको बोलते हैं a और b। ये जो a b है ये इंटरसेप्ट्स हैं, इंटरसेप्ट्स, ठीक है। तो a जो है ये है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। देखो x एक्सिस पर है ना, x एक्सिस का कितना पार्ट उसने कवर कर लिया, और b हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में जो लाइन होती है उसकी जो लाइन है उसकी इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। तो x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट, और इज इक्वल्स टू 1। ये लाइन की इक्वेशन आती है, ठीक है। नोट कर लीजिए। निकालना बहुत आसान है, कई तरह से आप निकाल सकते हो। तो देखिए अगर ये a है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a, 0, और ये b है तो इसके कोऑर्डिनेट 0, b। तो दो पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए। चेक करिए ये आ रही है कि नहीं। सर इसकी सवाल आप लगा के आए? बहुत बढ़िया। पीछे से देख के पता नहीं चलेगा। प्रूफ करने की कोशिश करिए इसमें 2 पॉइंट फॉर्म लगा के।
अरे आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस लिखते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट, which cuts off an intercept 6 units, which cuts off an intercept of 6 units on positive direction of x-axis and 7 units in negative direction of y-axis. तो बहुत ही आसान है. तो एक लाइन है जो पॉजिटिव x पर कितना है 6 यूनिट्स, ठीक है, तो यहां पर होगा कहीं, और नेगेटिव y में 7 है, तो मतलब नीचे की तरफ. तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है. तो ये 6 दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है, तो लाइन क्या हो जाएगी, x अपॉन x के नीचे x का इंटरसेप्ट आएगा, वो कितना है 6, और प्लस y के नीचे y का इंटरसेप्ट आएगा. अब इसमें देखना पड़ेगा, अगर ऊपर है तो प्लस में लेंगे, नीचे है तो माइनस में. यहाँ पर भी x में राइट में है तो प्लस में लेंगे, लेफ्ट में है तो माइनस में लेंगे, तो -7 आएगा और इज इक्वल्स टू 1. एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा 42 एलसीएम 7x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 1. तो 7x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 42, ये आंसर है. बहुत ही सिंपल है. अगले लिखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच, इसका पहला पार्ट लिखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच, फर्स्ट पार्ट है मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस which makes equal intercept on axis and passes through 2,3. करिए. तो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहे हैं और 2,3 से लाइन पास हो रही है, ठीक है. तो देखिए, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो दोनों को a मान लेते हैं, तो लाइन क्या हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल्स टू 1. तो मतलब x प्लस y इज इक्वल्स टू a, और अगर 2,3 से पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना. ये पॉइंट इस पर होगा तो इसमें रख दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 इज इक्वल्स टू a, तो 5 आ गई, और ये रख दीजिए, लाइन इक्वेशन निकालनी थी, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5. आया समझ में? कर लीजिए. इसका सेकंड पार्ट है. लिखिए. passes through point -5,4, passes through point -5,4, -5,4 से पास हो रहा है, and is such that लाइन इस तरह से है, is such that the portion intercepted between the
between the axis is divided by the point in the ratio 1:2. ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ. passes through the point -5,4 and is such that the portion intercepted between the axis is divided by the point in the ratio 1:2. सोचिए थोड़ा. ये बुक किसकी है? आपकी? आप इसको जानते हो, लवली यादव? हाँ, वो मेरी दीदी की दोस्त है. आपके यहाँ पे पढ़ती थी चैतन्या में. आपकी दीदी इसकी क्लास में थी क्या? दीदी बायो ली थी, वो तो उनकी दोस्त थी. सोचिए क्या होगा. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो फिर क्या लिख रहे हैं? देखिए क्वेश्चन ये है. हाँ, ए की वैल्यू -3 है. ए बी क्या होता है ना? देखो वो जो लाइन है वो -5,4 से पास हो रही है, तो यहाँ पर होगा कहीं -5,4. ठीक है, तो इस तरह से लाइन होगी. ठीक है, और क्या बोल रहा है? एंड द पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन दी एक्सेस. तो इन दो एक्सेस के बीच ये वाला पोर्शन आया, इतना पार्ट है ना. तो क्या कर रहा है कि ये पॉइंट जो है इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 1:2 में. इस पार्ट को, ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है. तो अब देखना पड़ेगा, ये 1:2 ऐसे चलेगा तो -5 और 4. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो थोड़ा इधर होगा. देखो -5 जाना है ना, और इधर 4 जाना है, तो इधर को होगा, है ना. तो -5,4 और ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है इसको 1:2 में डिवाइड करें. तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, 15y - 6x 15y -6x इसको और सॉल्व करिए अगर सॉल्व हो रहा है तो. 2x + y 5y - 2x = 40. कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है. देखिए, तो ये पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड करें, तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट पता है, स्लोप पता चल जाए, ऐसे हो सकता है ना. लेकिन ये इंटरसेप्ट्स दिए हुए हैं, तो इंटरसेप्ट्स के टर्म्स में करने की कोशिश करते हैं हम. ठीक है, तो कैसे करेंगे? 1:2 सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं ना. तो अगर x एक्सिस इंटरसेप्ट को a और y एक्सिस इंटरसेप्ट को b मानते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -a,0 और ये हो जाएगा 0,b. ठीक है, तो सर हम बिना अगर उसके बनाए सब, तो फिर आपके हम उसमें -a की जगह सिर्फ a ही ले रहे हैं मतलब. हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो x/a लेके चलिए आप, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा. ठीक है, तो अब देखिए, तो इस पॉइंट को अगर मैं a बोलता हूँ, तो पॉइंट a के कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला से 1 × 0 और +2 × -a डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉमा, और 1 × b एंड +4 × 0 अपॉन 1 + 2. ये आ गया. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, कितने? -5,4. तो ये कितना आएगा देखिए, तो ये तो खत्म हो गया. ये -2a डिवाइडेड बाय 3 कॉमा, ये 4 के साथ ये हट जाएगा, तो b/3 और ये दिया हुआ -5,4. तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो -2a/3 कितना होगा? -5, तो कट जाएगा, तो a कितना आ जाएगा? 15/2 और b/3 कितना है? 4, तो b कितना आएगा? 12. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? तो अगर ऐसा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? x/-a, है ना.
यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिया है ना बस, ये यहाँ माइनस ए कंसीडर किया तो x अपॉन माइनस ए आएगा, ठीक है। एंड प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, इसमें रख दीजिए वैल्यूज तो आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x अपॉन माइनस 15/2 प्लस वाई अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 2x अपॉन 15 प्लस वाई अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम कितना है? 60। तो 15 4 एंड माइनस 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया माइनस 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 60। तो सबको उधर ले जाइए। तो 8x माइनस 5y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में, है ना? तो रेशियो दिया था तो सेक्शन फॉर्मूला लगना ही था, उसी का यूज करते हैं उसमें। अब सेक्शन फॉर्मूला लगना है तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, है ना, तब तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा पाओगे। तो फिर हमने डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस बी मान लिए, पॉइंट पता चल गया हमें, है ना, और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, वहां से ए भी निकल आया, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दी। यहाँ पर देखिएगा प्लस ए मत लिख दीजिएगा, माइनस है, क्योंकि हम एग्जैक्ट डायग्राम बना रहे हैं ना। तो ये लेंथ ए लिया तो मैंने पॉइंट माइनस ए लिया हुआ है ना। तो ए की वैल्यू यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं, कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस है। और बी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। फिर उसके बाद मैं इसको माइनस ए और बी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट अभी कितना होगा? माइनस ए होगा, है ना, और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट तो ऊपर है तो प्लस बी होगा। और फिर यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, फिर नोट कर लीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 3,4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 3,4 and the sum of its intercepts on the axis is 14. Is sum of intercepts on the axis is 14.
आया? करना क्या है जी? लाइन की इक्वेशन निकालनी है। नहीं वो तो निकालेंगे। कितनी कंडीशन दी हुई है? 2 और 2 वेरिएबल होते हैं, ए और बी। बस हो गया। आप बताइए। पॉइंट से हम क्या करें? पॉइंट में कुछ नहीं कर सकते हो। पॉइंट उससे पास करा दो। बस वो तो वही काम है। हो गया? क्या? ये हो गया। हाँ। आगे वाला क्वेश्चन। सर 10x plus 3y equals to 42. नो। क्या हम बताएं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24। क्या किया? रुक जाइए। कौन सा? ये वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरे सर दूसरा नेक्स्ट वाला ना। देखिए, तो कंडीशन ये दी हुई है कि जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है? 3,2 और सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना? 3,4 है। और सम कितना दिया इंटरसेप्ट्स का? 14। तो क्या किया आपने बताइए? नहीं कुछ किया नहीं बताओ तो पता तो चले क्या गलत हुआ है। आपने क्या किया? होता है, हाँ, ऊपर 14 कर दिया। किसको 14 रख दिया? इक्वल्स टू 14। हाँ। लेकिन ये तो सम ऑफ इंटरसेप्ट नहीं है ना, ये तो x और y उसमें है। देखो है ना, सिंपल है। बताने के बाद आपको लगेगा बहुत सिंपल सा सर ये तो। देखो, मान लिया कि मैंने जो लाइन है वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है, सम ऑफ इंटरसेप्ट दिया। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? इंटरसेप्ट क्या है इसके? ए एंड बी, ठीक है। तो कितना दिया पहला इक्वेशन, दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 14। अच्छा जी। आया समझ? हाँ, जे लिखा है। और ये जो है लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो रख दो यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा? 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, खत्म। सॉल्व कर लो, हो गया। कितना सिंपल था, है ना? सिंपल है, कितना सिंपल था, कुछ ज्यादा ही सिंपल था ये। नहीं सरल था, बस ये सोचा कि पॉइंट है तो पॉइंट से पास करें तो पूरा। पॉइंट हमेशा इसीलिए देते हैं, यही तो। पॉइंट हमेशा इसीलिए देते हैं क्योंकि आपने लाइन ऑलरेडी लिख ली है। या तो फिर आप क्या करो, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो एम स्लोप मान के, फिर उसको इंटरसेप्ट के फॉर्म में लेके उसका इंटरसेप्ट 14 कर दो। और भी कई तरीके हैं, किए जा सकते हैं। तो b की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ से, कितना है? 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। a टाइम्स 14 माइनस ए एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 1। कितना आएगा? 42 प्लस a इज इक्वल्स टू 14a माइनस ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड लिया है a स्क्वायर और a माइनस 14 माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर करिए, तो फैक्टर 7 हाँ, तो a कितना आ जाएगा? 13 को लिखेंगे माइनस 13 को, माइनस 6 माइनस 7, 7 और 6 7 एंड 6 एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो जो कि यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू 6 आ गई और 7 आ गई। तो अगर a की वैल्यू 6 लेते हैं तो b कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस है, अगर a की वैल्यू 7 लेते हैं तो b की वैल्यू भी 7 आ जाएगी, बस। तो ये लाइन हो जाएगी x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1, और ये है x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 आ गया। इसमें एलसीएम ले लीजिए, 20 कितना आ जाएगा एलसीएम? 24 आ जाएगा। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24 है। कहाँ बताई थी? यहाँ मुझ तक नहीं पहुँची।
तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। हाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर भी इंटरसेप्ट्स का सम 14 आ रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेप्ट्स का सम 14 आ रहा है, और 3,4 से पास हो रही हैं, तो रख के देख लीजिए। तो 3 4 रख के देखो, तो 3/6 1/2, 4/8 1/2, 1/2 1/2 1 है ना, और यहाँ पर रख के देख लीजिए 3 4 7 है ना। जब यहाँ पर 2 आ रहे हैं तो दोनों हो गए आंसर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला फॉर्म लिखते हैं हम लाइन का। इसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस है, उसके लिए आपको आर डी शर्मा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आएगा। तो कितने 4 फॉर्म हो गए अभी तक, है ना। y = mx + c, y - y1 = m × x - x1, और फिर 2 पॉइंट वाला फॉर्म, और ये डबल इंटरसेप्ट। एक्चुअल में इसको बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसे ही बोलते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरसेप्ट तो पहले वाले में भी था, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट, और इसको बोल देते हैं डबल इंटरसेप्ट। ऊपर लिख सकते हैं आप, जहाँ पर हमने लिखा ना इंटरसेप्ट फॉर्म, वहाँ पर लिख लीजिए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। आया सबको समझ में, ठीक है। अगला टाइप लिखते हैं 5 लाइन का, नॉर्मल फॉर्म। तो कहाँ पे लेना डबल इंटरसेप्ट? जहाँ पर हमने ये लाइन लिखी थी x/a + y/b = 1, नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, देखिए, तो ये लास्ट फॉर्म है हमारी। तो ये 5 फॉर्म है जो आपको याद रखनी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, सेकेंड वाला, y - y1 = m × x - x1। बाकी ये सारी फॉर्म्स ऐसी हैं जो आपको देख के पता चल जाएगा कि हाँ यही यूज़ होना है, भाई दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं तो यही लगाएंगे, है ना, और आगे अभी ये मिल जाएगा तो इसको लगाएंगे, ठीक है। देखिए, तो लेकिन जब भी आपको सोचना है इक्वेशन ऑफ लाइन के टर्म्स में कि कैसे बनाएंगे, क्या क्या चाहिए, तो y - y1 = m × x - x1 ही सोचना है, ठीक, ज़्यादातर टाइम। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो है उसकी लेंथ p है, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है। जैसे बहुत क्वेश्चन है। हाँ, तो अगर ये दोनों चीजें दी हुई हैं, परपेंडिकुलर जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है, लाइन नहीं बना रही है, लाइन नहीं बना रही, लाइन का कुछ एंगल होगा, ठीक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है, ये हो जाता है x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। लिखिए और इसको प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं। इसमें तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ दिया हुआ है। x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, ये लिख लिया ना सबने। यस हाँ। तो कैसे करेंगे, वेक्टर की तरीके से करेंगे। Cos ये नीचे वाली x है, हाँ, वो x cos अल्फा हो गई, p एक तरफ से p ऐसे निकाली x cos अल्फा, ये नहीं, ये हमने नीचे वाली x मानी, हाँ, ये x, तो वो x cos अल्फा हो गई, हैं, इधर वाली हो गई p वाली, हाँ, ये x cos अल्फा, और उधर साइड फिर जे एंगल अल्फा उधर जाएगा, करिए, वहाँ पे हो जाएगा। करिए, बना दिया सर, वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। अभी ये क्वेश्चन किया था ना, जैसे बताया था मैंने, उस तरह से थोड़ा ट्राई करके देखिए। पहले वाला उसमें तो इसका स्लोप निकाल के आप माइनस रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्या करना है, प्रूफ करना है इसको, हाँ। x cos अल्फा + y sin अल्फा = p।
ट्राई करो तो as such proof is not important. और ये पी दिया हुआ है। देखिए एक बार ट्राई करके देखते हैं हम वैसे मेथड से। तो ये लेंथ p है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? कॉस tan अल्फा हो जाएगा, है ना। चलो ये आ गया। तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कॉट अल्फा और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। स्लोप मिल गया। ये पॉइंट मान लिया x, y, ठीक है, और ये डिस्टेंस p कैसे निकलेगी? रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आ गया, ठीक है। और इसका स्लोप निकालने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? y माइनस y1 अपॉन एक्स माइनस x1, तो y अपॉन एक्स। और इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप ये ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? tan अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? x tan अल्फा। इसको यहाँ रख दिया, मुझे एक्स वाई निकालना है ना, एक्स वाई निकालना है, तो यहाँ रख दिया। तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह रखेंगे एक्स टेन अल्फा, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू पी। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा सेक्स स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? पी स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर अल्फा उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो x की वैल्यू आ गई p cos अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर रख दो y कितना आ जाएगा? p cos अल्फा इंटू टैन अल्फा। cos अल्फा इंटू टैन अल्फा कितना होगा? साइन अल्फा। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख दीजिए। तो ये पॉइंट है p cos अल्फा कॉमा p साइन अल्फा। तो इस लाइन पर पॉइंट पता है और स्लोप पता है, कितना आ जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस पी साइन अल्फा, और कॉट है तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस x माइनस पी कॉस अल्फा। इससे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस एक्स कॉस अल्फा एंड प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो एक्स वाला टर्म इधर ले आइए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, और राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, हाँ, तो ये लिखा है पी कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा पी साइन स्क्वायर अल्फा, तो पी हो जाएगी। तो ये आंसर आ गया आपका। प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ऐसा कुछ प्रूफ दिया तो है नहीं कहीं, है ना। कर सकते हैं कैसे भी, आर्टिस्ट में कुछ अलग से प्रूफ दिया हुआ है, लिखना है लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद रखिए, बस इस चीज़ को याद रखिए। अब इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जब आप लाइन इसको लिख लीजिएगा, एक्स कॉस अल्फा और वाई साइन अल्फा, उसी के नीचे लिख लीजिएगा, आपने लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्फा है ना, ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और कौन बना रहा है ये एंगल? परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, इसको याद रखिए। दूसरी चीज, और जो P है ये हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि तो परपेंडिकुलर लेंथ है ना, डिस्टेंस है ये, है ना। तो P हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको बोल देंगे परपेंडिकुलर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्यों बोल रहे हैं? नॉर्मल का जो मतलब होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। आपने 10th में पढ़ा होगा, टेंजेंट पढ़ा था ना, तो टेंजेंट के साथ में आता है नॉर्मल, साथ में नहीं आता है, मतलब अलग से लेना पड़ता है। टेंजेंट है ये, ठीक है। और इसी पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल याद रखिए, ये टेंजेंट होता है, नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं होता। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, क्या पूछा जाए? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस, तो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो कैसे होगा? तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से करना क्या है?
बात पूछ लेना। हाँ, अगर ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? 90 माइनस कर दीजिए तो उससे निकाल लेंगे। क्वेश्चन लिखिए। तो साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच P is equals to 3 and alpha is equals to 30 degree. For which? P is equals to 3 and alpha is equals to 30 degree. कितना आसान है? P is equals to 3, alpha is equals to 30 degree. रख दीजिए फॉर्मूले में। तो अब इसमें देखो बताना नहीं पड़ेगा किसी को कि कौन सी लाइन लगनी है ना। अब इसमें मत सोचने लगना कि कौन सा पॉइंट स्लो फॉर्म है या क्या है। P दिया हो तो P वाली लाइन लगेगी। कर दिया। x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 और cos 30 sin 30 की वैल्यू रख देना तो x रूट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन आ गया समझना। 2 से उधर मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from origin is 7. The length of perpendicular from origin is 7 and line makes an angle of 150 degree. Line makes an angle of 150 degree with the positive direction of y axis. Find the equation. Y axis. तो डायग्राम बनाइए, उससे ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस जो परपेंडिकुलर है वो कितना बना रहा है? 150 डिग्री। तो यहां से 150 डिग्री तो 90 और ये तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा है ना, 150 डिग्री। नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस से बना रहा है ना, लाइन बना रही है। लाइन कर दिया गया। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 7 एंड द लाइन मेक्स एन एंगल। तो लाइन बना रही है एंगल है ना। तो लाइन कैसे होगी? तो फिर देखिए 150 डिग्री यहाँ से बना रही लाइन, तो लाइन इस तरह से कैसे होगी है ना, इस तरह से किस। और इसमें क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 7 है, ठीक है। तो अब ऐसे तो बनेगी नहीं, ओरिजिन से ही जा रही है तो है ना। या तो यहाँ बने तो यहाँ से डिस्टेंस 7 होगी, या तो ऊपर को बने तो कहीं पे भी बना देते हैं। तो मान लो ऐसे है, ठीक है। तो अब ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 150 डिग्री। अरे यार, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से दिया हुआ ना, लाइन बनेगी सर सेकंड क्वाड्रेंट में। हाँ, इससे 150 डिग्री। तो ये है, देखो ये है 150 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 7। ये 90 माइनस कर देंगे इतने वैसे डायरेक्शन दिया हुआ 150 डिग्री with the positive direction of y axis. X axis का तो एंगल लगा लो। हाँ, तो कितना हो जाएगा? ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। ये है 90 तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो ये पूरा ये है 90। तो ये परपेंडिकुलर इससे कितना एंगल बना रहा है? 90 प्लस 60, ठीक है। तो बस निकाल दीजिए x cos 150 प्लस y sin 150 इज इक्वल्स टू 7। इनकी वैल्यूज रख दीजिए।
एक्स कॉस 90 प्लस 60 प्लस वाई साइन 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 7। क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए हाँ कर दो। मुझे से दोनों आता है ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 60 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस का साइन हो जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का कॉस हो जाता है। कॉस 60 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स √3/2 1/2 इज इक्वल टू 7। तो माइनस एक्स √3 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये आंसर आ जाएगा। ये जो सब 150 है ये 30 होगा, ये 90 है 30 है, तो 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया, तो ये 60 होगा, और ये तो 90 होता ही है। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहे, 150। बस एंगल पता चल गया, अल्फा पता है। एक और लाइन होगी, देखो एक और लाइन आपको दिखाते हैं, ये भी तो है, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो दिए ही नहीं, वो दिए ही नहीं। दिया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, किस डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ तो सही है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से ही तो बना रहा है एंगल। लेकिन क्लॉकवाइज हो रहा है। हाँ तो ऐसा तो दिया ही नहीं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम सर एक डायरेक्शन हम ऐसे ले रहे, वो पॉजिटिव मान रहे हैं, ऐसे थोड़ी सर कि ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना, ये नहीं है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी बन सकता है, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब ये एंगल निकाल दीजिए, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, और ये 30 हो जाएगा। तो एक और आप लाइन निकाल सकते हैं जहाँ पर एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 7, ये भी करना है। हाँ आइडियली तो दोनों निकालने चाहिए उसमें, ठीक। लिखिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन upon which the length of perpendicular from origin is 3√2. The length of perpendicular from origin is 3√2, and this perpendicular makes an angle, of 75 degree. Makes an angle of 75 degree with the positive direction of x axis. In anti-clockwise direction. With positive direction of x axis in anti-clockwise sense. ये दूसरा वाला लिख लिया था आप लोगों ने? मैंने खत्म कर दिया, आप लोग लगे पड़े से पता नहीं क्या कर रहे हैं। इसी का मैंने बताया था, ऐसे भी हो सकता है, ये 150 बना रहा है, ऐसे भी लाइन हो सकती है ना, और ये एंगल 150, तो ये 30 60 30, तो दूसरी लाइन निकल आएगी, दूसरा आंसर भी निकल आएगा जहाँ आप अल्फा की जगह 30 रख देंगे। जी नहीं अच्छा है, जे अच्छा है, उल्टा उल्टा लग रहा है। ये अच्छा है क्योंकि इसमें तो 150 एंगल है, इसमें 30 आएगा बस। देखो 30 दिख रहा है। कैसे आएगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता ना। क्यों, उसने मना किया क्या? हाँ तो डायरेक्शन तो है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 150। हाँ
करिए, सिंपल है, यस सर। बस इसमें आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करिए। कितना आ जाएगा? x cos 75 डिग्री प्लस y साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू 3√2। बस खत्म। वैल्यूज रख दीजिए इसमें। वैल्यूज आपको याद होंगी, नहीं याद है तो मुझे याद है, देखिए। हाँ, कॉस में देखो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो cos 75 इसको लिखेंगे 45 प्लस 30 और बीच में माइनस आएगा, तो √3 माइनस 1/2√2। y साइन 45 की √3 प्लस 1/2√2 एंड इज इक्वल्स टू 3√2। तो 2√2 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। x टाइम्स √3 माइनस 1 प्लस y टाइम्स √3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12। थीटा दिया है 75, यहाँ पे √3 माइनस 1 कैसे आया? cos 75 की वैल्यू निकाली, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कैसे निकालते हैं। cos 75 कैसे निकालते हैं? सर जाए सर, होमवर्क बता दें सर। होमवर्क एनसीईआरटी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं पूरी एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। हाँ 10.2 एनसीईआरटी का 10.2। हाँ, पूरा लगा लीजिएगा। और उसके अलावा आर.डी. शर्मा में आप लोग लगा सकते हैं, अभी 7 एक्सरसाइज तक लगा सकते हैं, 22.7 तक 7 एक्सरसाइजेज आर.डी. शर्मा में लगा सकते हैं। और इसमें बस ठीक है अरे नहीं सर, डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं हुआ है। ऐसे कैसे हो जाएगा? एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, कर लेंगे ना ये। cos 75 sin 75 की वैल्यू निकालनी आपको सिखाया था बचपन में ना। लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन find the equation of straight line upon which the length of perpendicular find the equation of straight line upon which the length of perpendicular from origin is 5 FIVE and the slope of perpendicular is 3/4 and the slope of perpendicular is 3/4। हैं? स्लोप का क्या करेंगे, फालतू में दे दिया। तो P पता है हमें, है ना? 3/4 किसकी वैल्यू होती है? 3/4 स्लोप में किसी की नहीं होती है, tan इनवर्स 3/4 की होती है। सिंपल है, थोड़ा सा सोचेंगे, लिखिए। ऐसा बोलते हैं कि वन शुड थिंक ऑन पेपर। सर 3/4 सर वो होता है ना 53 एमपी बनता है। किसकी होती है? क्या किसकी होती है? वैल्यू कौन सा एंगल होता है? ये होता है आपका करीब tan 3/4 tan इनवर्स 3/4 जो रहता है वो एंगल आता है करीब, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 20-25 डिग्री के आसपास आता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोग, 37 डिग्री आता है। मुझे एग्जैक्ट याद है ना, संडे पढ़ाया था। हाँ, तो वो मत लगाना, ठीक है? वो मत लगाना, मैथ सही है, फिजिक्स नहीं है। ठीक है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। बस 37 डिग्री पर मत छोड़ देना। तो अगर आपको tan 37 की वैल्यू पता है तो cos 37 sin 37 भी पता होगा। और क्या? हाँ, तो रख दीजिए, बस खत्म। cos 37 कितना होता है? cos 37 होगा सर। cos अच्छा, cos 37 3/5 हाँ
सही है। आंसर क्या है? आंसर तो आप बताइए। ऑप्शन ऑप्शन देके मैं क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना चाहता हूँ, मतलब सिंपल नहीं बनाना चाहता हूँ। देखिए बहुत ही आसान है। ये 5 है और इसका स्लोप कितना दिया है? 3/4। क्या है ये? लाइन? अरे देखिए किया गया। देखो मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन, सुनो, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है? तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। p पता है मुझे, ठीक है? तो अल्फा पता चल जाए तो हो जाएगा, या तो cos अल्फा sin अल्फा पता चल जाए। अल्फा निकालना है, अल्फा रख दे, या फिर cos अल्फा sin अल्फा मिल जाए, वो दोनों रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर इसका स्लोप 3/4 है और ये एंगल अल्फा है, तो 3/4 किसकी वैल्यू है? ऑनलाइन से आंसर आ गया कि tan अल्फा की वैल्यू हो गई 3/4। तो tan इनवर्स बोल रहा है, कोई अल्फा बोल रहा है। अरे एंगल नहीं पूछा मैंने, ठीक है? तो tan अल्फा की वैल्यू 3/4 हो गई, ठीक है? सीधी सी बात। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू 5। तो बताइए कितना कितना टफ क्वेश्चन है कि tan अल्फा 3/4 है, cos अल्फा बताना है। देखो 3/4 कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। बताइए cos अल्फा कितना होगा? अच्छा 4/5, और y sin अल्फा कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। इतना टफ था, मुझे पता ही था। 5 उधर जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, आसान होने की, आजकल जो सिंपल चीज़ें हैं ना वही टफ होती हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आपसे सेम जगह पर, सेम टाइम पर, विद अ डिफरेंट डेट।